के सेशन में कि संविधान के, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि पार्ट 1 के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, आर्टिकल 1, 2 एंड 3 एंड 4 में कंप्लीटली हमें यूनियन एंड इंडिया के इट्स टेरिटरी के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और इसके से हैं आर्टिकल 1 से, तो देखिए 4 आर्टिकल की हम बात करेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 की, ठीक है ना। चारों आर्टिकलों को थोड़ा सा बेसिक रूप में थोड़ा याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा स्पीड से हम लोग यहाँ बढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप मेरे पीछे जो मैप लगा हुआ है इंडिया का, इसको अच्छे से देख लीजिए। वो मैं जानता हूं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के मैप से आप भली भांति परिचित होंगे, और जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का मैप भी आप भली भांति जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छे से उसको स्टडी कर लीजिए, है ना। पूरा मैप आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, आंखें बंद करो तो भी आपको इंडिया और अपने स्टेट का मैप नजर आना चाहिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए इंडिया के मैप में आप भली बात जानते हैं हमारे इंडिया के मैप पर गोवा कहाँ है और सिक्किम कहाँ है। और मैं ये दोनों का उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि यहां पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में गोवा और सिक्किम दोनों को लिया है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है, सबसे मेन तो सुनिए। दरअसल दोस्तों आर्टिकल 1 को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में? 3 भागों में। अच्छा ये दिखाता क्या है, तो ये दिखाता है भारत के क्षेत्र को। क्या बताता है? भारत के क्षेत्र को बताता है, और भारत के क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही हमने इसे 3 भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है आर्टिकल 1 को। तो आर्टिकल 1 में 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया। पहले भाग में हमने क्या लिखा? स्टेट को दे दिया, फर्स्ट पार्ट दिया स्टेट को। दूसरे पार्ट में क्या लिख दिया? यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना, संघ शासित प्रदेश जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में दिया गया टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड। तो पहले तो इन तीनों का मतलब समझ लीजिए। जो आपके आज कंप्लीट राज्य हैं, स्टेट है, उनको रखा गया इसके पार्ट 1 में, पार्ट ए में रखा गया है। पार्ट बी में संघ शासित प्रदेश दैट मीन्स की यूनियन टेरिटरीज को रखा गया है। और पार्ट सी में उन राज्यों को रखा गया है दोस्तों, जो राज्य अभी भारत में शामिल नहीं है लेकिन आगे शामिल होने की संभावना है। क्लियर है? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अब ये आगे और किसको शामिल, तो दोस्तों ये आज का नहीं है, 1950 में इसको तैयार किया गया था, है ना, उस समय लागू हुआ था। लेकिन उसके बाद भी कई राज्यों का अधिग्रहण किया गया, भारत में मिलाया गया था, क्योंकि उस समय तक भारत के कई क्षेत्र ऐसे थे जिन्हें भारत में नहीं मिलाया जा चुका था, बाद में मिलाना था। आगे समझ जाएंगे आप, सुनिए। सो द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बट ऑल्सो एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन द फ्यूचर, ठीक है ना। तो वो सभी राज्य, वो सभी टेरिटरीज जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन आगे चल करके भविष्य में भारत का हिस्सा बन सकती है। एग्जाम्पल के रूप में एक हमने गोवा को लिया है। क्यों लिया गोवा को? तो जब हम आजाद हुए थे, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, तब तक गोवा जो है ना, इंडिया के इस मैप पे यहां पर देखिए, गोवा जो है, ये गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था। तो 1961 में हमने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया और भारत में मिला लिया, एक पृथक राज्य बना दिया। उसके बाद में सिक्किम की कहानी आती है। सिक्किम को भी 1974 तक जो है सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। 1974 में हमने सिक्किम को भारत में लेकिन एक सहयोगी राज्य के रूप में एक्सेप्ट किया। बाद में 1975 में सिक्किम को हमने एक पृथक राज्य का दर्जा दे दिया, है ना, एक राज्य का दर्जा दे दिया। तो सिक्किम को भी भारत में बाद में ऐसे और भी कई क्षेत्र जिन्हें आजादी के बाद में एक्वायर किया गया था, और उसी के लिए हमने तीसरा प्रावधान रखा था संविधान में। क्लियर हुआ ना? तो आर्टिकल 1 में क्या क्या दिया गया आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं मैं। आर्टिकल 1 को इंडिया की टेरिटरी, मतलब इंडिया के क्षेत्र को जो है 3 भागों में बांट दिया गया था। फर्स्ट स्टेट के लिए, दूसरा यूनियन टेरिटरीज के लिए, तीसरा उन टेरिटरीज के लिए जो बाद में एक्वायर की जाएगी, जस्ट लाइक की गोवा एंड सिक्किम। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आपका वो है आर्टिकल 2, और इसका नाम क्या है दोस्तों? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 2 में अब देखिए, आर्टिकल 1 में क्या बताया गया? भारत के क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है कंप्लीटली।
जब आप लक्ष्मीकांत जैसी किताब पढ़ोगे ना संविधान पर, जो उसमें जब आर्टिकल फर्स्ट को पढ़ोगे तो उसमें लगभग 4-5 पेज आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो वहां पर आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज सब बताई जाएगी, समझाई जाएगी कि आर्टिकल 1 में जो भारत के क्षेत्र की बात की गई है, इंडियन टेरिटरी की बात की गई है, वो कौन कौन सी टेरिटरी उसमें शामिल की जाती है। बात समझ आई। आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है, कौन से जो नए स्टेट होंगे उनका इस्टेब्लिशमेंट या उनका एडमिशन, मतलब कि नए राज्यों के निर्माण, सिंपल भाषा में कहूं तो नए राज्यों के निर्माण की चर्चा आर्टिकल 2 में की गई है। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 2 का सिर्फ इतना सा पैरा है, इसको याद रखने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा हुआ है, गिव पार्लियामेंट द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। क्या मतलब हुआ इसका, आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को, दैट मीन्स कि हमारी संसद को यह अधिकार देता है कि वह भारत में, कि वह यूनियन में, दैट मीन्स कि संघ में राज्यों के प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। बस कुछ कंडीशन वो रखता है और जैसा कि उसको उचित लगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आर्टिकल 2 हमारी पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है या राज्यों में फेरबदल कर सकता है जैसा उसको सही लगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल जस्ट लाइक कि सिक्किम वॉज फर्स्ट मेड एन एसोसिएट स्टेट इन 1974, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एंड देन अ फुल फ्लैग्ड स्टेट इन 1975 अंडर आर्टिकल 2। लास्ट सेशन में आपको सिक्किम के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि 1974 में सिक्किम को हमने एक एसोसिएटेड स्टेट के रूप में लिया था, सहयोगी राज्य के रूप में बाद में शामिल किया था एसोसिएटेड स्टेट के रूप में, है ना। लेकिन अगले साल ही जब वहां की जनता की रिक्वायरमेंट रही, डिमांड हुई, तो हमने उसे फुल राज्य, पूरे राज्य का, संपूर्ण राज्य का एक दर्जा देकर के उसे एक भारत का एक राज्य बना दिया सिक्किम को 1975 में। बस समझ आई ना। तो इस प्रकार से पार्लियामेंट जो चाहे, मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ कंडीशन अपने ऊपर लागू करती है और उसके अकॉर्डिंग जो उसको सही लगता है वो जो चाहे वो कर सकती है। मतलब पार्लियामेंट के पास में स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का पूरा अधिकार होता है। अच्छा, आर्टिकल 3 जो है ना वो और इससे भी शानदार है। आर्टिकल 3 को याद रखना भी बहुत आसान है। क्या लिखा गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम। नए राज्यों का निर्माण और जो राज्य हैं उनके एरिया को कम ज्यादा करना हो या उसकी बाउंड्री को कम ज्यादा करना हो, बढ़ाना हो, घटाना हो, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, तो इसके लिए आप जाएंगे आर्टिकल 3 में, संविधान के पार्ट 1 के आर्टिकल 3 में। अच्छा, क्या क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल 3 भी हमारी पार्लियामेंट को पावर देता है। क्या पावर देता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो कहता है फॉर अ न्यू स्टेट, फॉर्म ए न्यू स्टेट, नए स्टेट का निर्माण, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। क्या कहा गया है, एक पहले तो यह अधिकार दिया गया है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी राज्य में से छोटा सा हिस्सा तोड़ करके नया राज्य बना सकता है, या दो छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक कर सकता है, या किसी दो राज्यों को एक राज्य में शामिल कर सकता है। मतलब जैसा कि पार्लियामेंट को उचित लगे वैसे ही वो फेरबदल उसमें कर सकते हैं। दूसरे केस में कहा गया इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का एरिया, दैट मींस की क्षेत्र, टेरिटरी कम ज्यादा करनी हो वो भी कर सकता है। अल्टर द बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट। बात समझ आई। तो ये तीनों जो पॉइंट है ना, ये आसानी से आप लोग याद रख सकते हो। अगर आपने आर्टिकल 3 का नाम याद रख लिया तो ये सारा जो कंटेंट है ना ये अपने आप याद रह जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स। इज इट ओके? चलिए, इसी प्रकार से आप थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा। बट देयर वन कंडीशन, अब यहां पर एक कंडीशन लागू होती है। क्या कंडीशन लागू होती है, तो देखिए कंडीशन है कि बिफोर द बिल, एक नॉर्मल सी कंडीशन, जबकि पार्लियामेंट के लिए वो कोई कंडीशन नहीं है बट एक फॉर्मेलिटी है जो पार्लियामेंट को पूरी करनी होती है। क्या फॉर्मेलिटी है, सुनिए ध्यान से। बिफोर द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट मस्ट रेफर इट टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ओपिनियन। क्या कहा गया है कि जब इस प्रकार का कोई बिल, मतलब राज्य में कोई अगर चेंजेस करना है तो इस प्रकार का जो बिल जब पार्लियामेंट में आए तो उससे पहले, बिल को पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने से पहले क्या होगा, उस बिल पर प्रेसिडेंट की सहमति लेनी होगी और प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर
स्टेट लेजिस्लेचर में क्या करेगा, उस बिल पर उनकी जो है सलाह मांगेगा। जिस राज्य जैसे कि मान लेते कि कोई एक राज्य उदाहरण लेके, अगर राजस्थान राज्य में पार्लियामेंट को चेंजेस करना चाहती है तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो है ना पहले राजस्थान की सरकार से, मतलब राजस्थान विधानसभा से सहमति लेंगे, या कहें कि एक तरह से सलाह लेंगे कि हम इस प्रकार का फेरबदल करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ सीमा कम करना या ज्यादा करना चाहते हैं, या नाम चेंज करना चाहते हैं, तो उनकी सहमति उनका जो सलाह होती है, ओपिनियन होता है, वो क्या होता है, वो ओपिनियन लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और उस ओपिनियन के साथ में उस बिल को फिर पार्लियामेंट में रखा जाता है। ये बात आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि एक बात इसके साथ में एक बात और याद रख लीजिएगा कि राज्य, वो संबंधित राज्य जो भी सलाह देगा, वो सलाह हालांकि बाइंडिंग नहीं होती, बाउंड नहीं होती है, कि मतलब इस प्रकार से नहीं है कि वो जो सलाह राज्य ने दी है उस सलाह को राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उस सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने, जो फाइनल डिसीजन होता है ना वो पार्लियामेंट का ही होता है। लेकिन एक ये फॉर्मेलिटी है कि राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार से एक बार ओपिनियन जरूर लेंगे कि हम इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, आपके राज्य में करें या ना करें, या कुछ और अलग करें, क्या करना चाहिए। तो जो भी सरकार से, वहां की राज्य सरकार से सलाह मिल जाए, उस सलाह को साथ में लेंगे, उनको लगेगा तो सलाह को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। फाइनल डिसीजन किसका रहेगा, पार्लियामेंट का रहेगा, ये विशेष रूप से आप याद रखिएगा। चलिए, अब रहता है आपका आर्टिकल 4, और आर्टिकल 4 है ना बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यह है सप्लीमेंट्री एंड इंसिडेंटल प्रोविजंस। क्या मतलब हुआ इसका, तो दोस्त याद रखिएगा, अगर आपने 2 और 3 आर्टिकल को पढ़ा है ना, जो अभी लास्ट में पढ़े, तो 2 और 3 आर्टिकल को लेकर के ही यहां पर कुछ सजेशन दिए गए हैं आपको, कुछ बताया गया है इसमें, कि कहा गया है कि जो आर्टिकल 4 है ये कहता है कि any law made under article 2 or 3 for reorganization shall also include necessary amendments in the first schedule and the fourth schedule of the constitution। क्या कहा है, यहां पर कहा गया है कि अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पर आधारित कोई कानून बनाते हो तो वो कानून बन जाए, उसके बाद में आप संविधान की जो पहली अनुसूची है और जो चौथी अनुसूची है उसमें आप चेंजेस जरूर करेंगे। पहली बात, 2-3 बातें कही गई है, इनको याद रखिएगा आप लोग। तो पहली शर्त क्या लगी, आर्टिकल 4 में पहली बात क्या कही गई है कि 2 और 3 के तहत बनाए गए कोई भी कानून बनते हैं तो आप आर्टिकल माफ कीजिएगा अनुसूची, जो आपका शेड्यूल है, अनुसूची एक अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में आप चेंजेस जरूर करेंगे। इसके बाद में कहा गया है कि एंड सच ए लॉ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो सेकंड पॉइंट में कहा गया है, ध्यान सुनिए, एक बात तो ये सुनिए कि जब भी संविधान में कोई चेंज होता है या संविधान के तहत कोई कानून बनता है तो वो कानून या संविधान में जो अमेंडमेंट होता है, जो चेंज होता है ना, वो चेंजेस होते हैं आर्टिकल 368 के अंतर्गत। लेकिन राज्यों से संबंधित जब कोई कदम उठाया जाता है, राज्यों से संबंधित जब कोई चेंजेस किया जाता है तो उस चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत ही माना जाता है। तो जब राज्यों में कोई परिवर्तन होता है तो उसे संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ कहां पे संशोधन करना पड़ता है, अनुसूची 1 में और अनुसूची 4 में, दैट्स ऑल। That means the parliament can change the territory of India through an ordinary law, not a constitutional amendment। तो पार्लियामेंट जो है बहुत ही आसान तरीके से टेरिटरी ऑफ इंडिया में चेंजेस कर सकती है। इसके लिए ऑर्डिनरी लॉ को, सामान्य कानून को लागू करने की जरूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं चारों आर्टिकल जो मैंने अभी आपको बताए हैं कंप्लीटली आप लोगों के गले के नीचे उतर चुके होंगे। अब हम बात करें